अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉपिक हमारा 2.2 विच इज़ क्लासिफिकेशन। तो हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं और जो हमारा चैप्टर 2 है जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं तो उसका भी लेक्चर जो है हमारा 1.1 में आपको करवा चुकी हूँ। बायोडाइवर्सिटी जो हमारा चैप्टर है, अगर हम लोग बात करें टॉपिक 1. ये जो हमारा है टॉपिक नेम 2.2, तो इसके आज के लेक्चर में हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स वो आपको मैं एक दफ़ा दिखा देती हूँ। ये सारी चीज़ें होंगी जो हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे विच इज़ क्लासिफिकेशन। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक 2.2। तो हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को डिवाइड करना, क्लासिफाई करना, ठीक है ना, उसको मज़ीद आगे फर्दर देखना। तो इसका मतलब होगा हमारे पास किसी भी चीज़ को मज़ीद क्या करना, डिवाइड, किसी भी चीज़ को मज़ीद हम कहते हैं कि डिवाइड करना, ठीक है, क्लासिफाई करना। तो अगर हम लोग इसकी बात करें क्लासिफिकेशन की, तो इसके अंदर क्या होता है कि बायोलॉजिस्ट हैव आइडेंटिफाइड। अब बायोलॉजिस्ट जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। क्या आइडेंटिफाई करते हैं? और आइडेंटिफाई क्या होता है? आइडेंटिफाई का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करना, किसी भी चीज़ के बारे में जानना, किसी भी चीज़ को रिकॉग्नाइज करना, पहचानना, आइडेंटिफाई करना, समझना, अंडरस्टैंड करना, किसी भी चीज़ के बारे में हाउ नो होना कि आप जानते हो भाई किसी भी चीज़ के बारे में। तो बायोलॉजिस्ट जो हैं, जो हमारे बायोलॉजिस्ट होते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं किस चीज़ को, अबाउट 2 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब 2 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को जो हमारे बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इसको क्या कर लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया है। अब 2 मिलियन हमारे पास किसके इक्वल होता है? अब जो हमारे पास 2 मिलियन है, 2 मिलियन हमारे पास 20 लाख के बराबर होता है। 2 मिलियन हमारे पास किसके बराबर होता है? 20 लाख के बराबर होता है। आउट ऑफ दीज, इस 20 लाख में से अगर आउट ऑफ दीज की हम बात करें तो 0.5 मिलियन आर द काइंड्स ऑफ प्लांट्स। 0.5 मिलियन हमारे पास क्या है, प्लांट्स की काइंड्स हैं, इकसाम है। एंड 1.5 मिलियन आर द काइंड्स ऑफ एनिमल्स। और अगर हम लोग बात करें 1.5 मिलियन की, तो 1.5 मिलियन हमारे पास काइंड्स हैं, इकसाम है एनिमल्स की। अब 1.5 मिलियन जो है ये हमारे पास 15 लाख बनता है और 0.5 मिलियन जो है ये हमारे पास बनता है 5 लाख। किस तरीके से, ये ज़रा हम देख ले, क्लियर कर देती हूँ। अब हमने कहा था कि जो हमारे बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने आइडेंटिफाई किया क्या, 2 मिलियन ऑर्गेनिजम्स को। तो मैंने आपको बताया था कि जो 2 मिलियन है वो 20 लाख के बराबर होता है और 0.5 मिलियन हमारे पास प्लांट्स की काइंड्स थी जिनको बायोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने डिस्कवर किया था, वो 5 लाख। हमारे पास 0.5 मिलियन इक्वल्स टू 5 लाख, 5 लाख के बराबर होता है। 1.5 मिलियन जो है ये हमारे पास 15 लाख के बराबर होता है, मतलब 15 लाख के बराबर होता है। तो जो उन्होंने 20 लाख या 2 मिलियन स्पीशीज़ को डिस्कवर किया था, आइडेंटिफाई किया था, उसमें से 5 लाख प्लांट्स की, 15 लाख एनिमल्स की। तो अगर हम 15 और 5 को जमा करें तो 20 लाख या जो हमारे पास 2 मिलियन है वो हमारी इस तरीके से कंप्लीट हो जाती हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा हम कह सकते हैं कि MCQs है, ठीक है। इस जो हमारा आज का लेक्चर है इसके अंदर हम बेसिकली 2 शॉर्ट क्वेश्चंस और 2 हम आपको मैं MCQs बताऊंगी, ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इस जो हमारा टॉपिक है 2.2 क्लासिफिकेशन, इसमें से कोई आपका लॉन्ग क्वेश्चन तो आने के चांसेस के बहुत ही कम होते हैं। ऐसे कोई 0% ही आप समझ लें इसका चांस है, 0% आप कर लें कि इसका कोई चांस नहीं है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों के पास क्लासिफिकेशन आए। जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो जैसे हम फर्दर आगे चलेंगे तो मैं आपको बता दूंगी, और जो MCQs आएंगे वो भी हम साथ साथ कवर कर लेंगे। तो आपके जो MCQs एक है वो यही बन जाता है कि जो हमारे पास बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जो आइडेंटिफाई किया है ऑर्गेनिजम्स को, उनमें से 0.5 मिलियन, ये देखें 0.5 मिलियन जो है वो आप लोगों के पास प्लांट्स की काइंड्स बन जाती हैं, ठीक है। और जो हमारे पास क्या है 1.5 मिलियन काइंड्स हैं वो किसकी बन जाती हैं, एनिमल्स की बन जाती हैं। तो यहाँ तक आपने इसको जस्ट MCQs के लिए कर लेना है। अब नेक्स्ट ज़रा हम लोग आगे चलते हैं। ये आप लोगों ने इसको, ये जो नोट है इसको जस्ट MCQs के लिए देखना है, ठीक है। यहाँ से करें या बुक से करें एक ही बात है, जैसे आपको आसान लगे। तो अगर आगे ज़रा चल के देखते हैं, इट इज़ ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द टोटल काइंड्स। टोटल इकसाम की छोटी सी परसेंटेज है, ठीक है। हम आपके लिए तो हमें तो देखने में बहुत लग रहा था ना कि 15 लाख एनिमल्स की, ठीक है, 5 लाख हमारे पास आगे प्लांट्स, टोटल मिला के 20 लाख, तो एक बड़ी अमाउंट है, ठीक है। बड़ी हमारे पास हम कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी है। लेकिन ये एक स्मॉल परसेंटेज है, एक छोटी सी परसेंटेज है हमारे पास। अगर हम टोटल काइंड्स को देखें, ठीक है ना, अगर हम तमाम काइंड्स को देखें तो उसमें से तो छोटी सी परसेंटेज है। अब परसेंटेज क्या होती है, ठीक है, ये मैं आपको ज़रा बता देती हूँ कि हमारे पास परसेंटेज क्या होती है।
ठीक है। तो ये देखिए ज़रा परसेंटेज, परसेंटेज जो ये लफ्ज़ है ना, ये दो लफ्ज़ से मिलके बना है। परसेंट, परसेंट का मतलब होगा हमारे पास पर 100। अगर हम सिंपल वर्ड्स की बात करें ना, इन सिंपल वर्ड्स, परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100, परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे मार्क्स जो हैं वो आउट ऑफ 170 हैं, आउट ऑफ 180 हैं, आउट ऑफ 190 है, या आउट ऑफ 100 हमारे मार्क्स हैं, तो परसेंटेज ही हम निकाल रहे होते हैं ना। परसेंटेज होता है आउट ऑफ 100, या फिर आप पर 100 मतलब आपने याद रखना है परसेंटेज के अंदर, ठीक है ना। तो परसेंटेज का ये हमारे पास सिंबल होता है, और हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ के साथ इस तरीके से, जिसकी परसेंटेज निकालनी होती है उसको हम डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई हम 100 के साथ कर देते हैं। तो ये इस तरीके से परसेंटेज होती है। जो यहाँ पे आपका लफ्ज़ यूज़ हुआ था कि हमारे पास तो एक छोटी सी परसेंटेज है सारी काइंड्स की, ये जो 20 लाख हमें बताया या 2 मिलियन बताया है। तो आगे ज़रा देखिए, विच लिव ऑन द अर्थ, जो ज़मीन पर रहते हैं, एवरी ईयर, हर साल। हर साल क्या होता है कि बायोलॉजिस्ट जो हैं वो डिस्कवर करते हैं थाउजेंड्स ऑफ न्यू काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, हज़ारों की तादाद में नई इकसाम के जानदारों को बायोलॉजिस्ट जो हैं वो डिस्कवर करते हैं, सर्च करते हैं, डिस्कवर कर लेते हैं, ठीक है, तलाश कर लेते हैं उनको, किस चीज़ को, हज़ारों की तादाद में, थाउजेंड ऑफ न्यू काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एवरी ईयर, हर साल। अब हर साल से मुराद क्या है कि 2023 में उन्होंने हज़ारों नई इकसाम के जानदार ढूंढे, फिर 2024 में, फिर 25 चल रहा है, 25 में भी। तो ये तो एक बड़ी, हर साल हज़ारों की तादाद में करते जाएँ तो ये तो एक बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। फिर उनको क्या होता है कि इसमें कुछ ना कुछ हम कह सकते हैं कॉम्प्लिकेशंस का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन हर चीज़, हर मसले का एक हल मौजूद होता है ना, हर मसले का अल्लाह ताला ने एक हल रखा है। तो ये जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, इन्होंने अब सारे मसले जो मसाइल हैं इनका हल किया, कैसे तलाश किया है, उनको भी ज़रा देख लेते हैं। टू बेटर स्टडी सच अ लार्ज कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब ये इतनी जो लार्ज कलेक्शन है ऑर्गेनिजम्स की, हर साल हज़ारों की तादाद में ऑर्गेनिजम्स को वो जो है डिस्कवर कर रहे हैं, तो ये एक लार्ज कलेक्शन जो है ऑर्गेनिजम्स की, इसको बेटर तरीके से, अच्छे तरीके से, किस तरीके से वो स्टडी करते हैं। तो ये ज़रा देखें, बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं, क्लासीफाई डिवाइड कर देते हैं उसको, किस तरीके से, क्लासिफिकेशन। यहाँ से ना आप लोगों के पास 2 नंबर के सवाल में क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन आ जाती है, तो ये बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। ऊपर मैंने आपको ये 2 MCQs बताए हैं, एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर, ठीक है। 0.5 मिलियन जो है वो प्लांट्स की काइंड से, 1.5 मिलियन जो है 15 लाख बनती है, और ये एनिमल्स की काइंड जो बायोलॉजिस्ट ने डिस्कवर की आउट ऑफ 20, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन, ठीक है ना, ये आप लोगों ने अच्छे से ही देख लेनी है। अब ये मैं आपकी इंशाल्लाह अब अच्छे से क्लियर कर दूंगी क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन आपने कैसे करनी है। और ये पूरे यहाँ तक जो आपका टॉपिक है ना, इसके अंदर बार बार ये लफ्ज़ क्लासिफिकेशन और इसकी डिफाइन जो है, जो इसकी डेफिनेशन है, वो काफ़ी बार यूज़ होगी। तो हम इसको अभी यहीं पे क्लियर करेंगे कैसे, कि क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है इन विच, जिसमें ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। अब ऑर्गेनिजम्स जो है वो डिवाइड होते हैं, तकसीम होते हैं ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में, किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस फाउंड इन देम। सिमिलैरिटीज़ एक जैसी चीज़ें सेम, डिफरेंसेस जो उनमें फ़र्क आते हैं, ठीक है। जैसे हम अगर मैथ में भी देखें तो हम सिमिलैरिटीज़ को कहते हैं कि जो चीज़ें हमारे पास सेम हैं, डिफरेंसेस में अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि इस चीज़ का इससे माइनस करके डिफरेंस निकालना है। तो वो देख लेते हैं हम लोग, फाउंड इन देम किस तरीके से। तो मैं आपको इसको एक जर्नल एग्जाम्पल से समझाती हूँ। तो चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं ज़रा जर्नल एग्जाम्पल से कैसे। अब मैंने आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं, किसके अंदर, ग्रुप्स के अंदर और सब ग्रुप्स के अंदर, किस बेसिस पर, सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेसिस पर। अब आपने अपने माइंड में ना थोड़ी सी देर के लिए एक कंसिडर कर लेना है एक ग्रुप, ठीक है ना। थोड़ी सी देर के लिए कंसिडर कर लें कि एक ग्रुप है और ग्रुप में हमारे पास टॉयज़ हैं। अब कोई एक टॉय तो नहीं है ना, ग्रुप बना हुआ है टॉयज़ का, बहुत सारे टॉयज़ हैं, उसमें डॉल्स हैं, ठीक है, गुड़िया वगैरह हमारे पास हैं, बहुत सारी कार्स हैं, बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। ये हमारे पास सारे हर तरह के क्या हैं, एक टॉयज़ हैं जो इकट्ठे एक ग्रुप के अंदर हैं, या हमारे पास इकट्ठे क्या है, ये ज़्यादा से टॉयज़ हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है इसके अंदर, अब हमने क्या करना है, अब हमने इन टॉयज़ का एक सब ग्रुप देख लेना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सब ग्रुप देखना है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। अब ये तो ग्रुप था ना, डॉल्स का, कार्स का, बैलून्स का, तो मैंने ग्रुप बनाया हुआ था टॉयज़ का। अगर मैं सब ग्रुप की बात करूँ तो मैं इसमें कार को सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। सब ग्रुप में मेरे पास है कार। अब कार को ही हम लेकर चलेंगे ना, ठीक है। अब मैं कार के अंदर क्या देखूंगी कि कार रेड कलर की है, एक कार ब्लू कलर की है, एक कार ब्लैक कलर की है, कुछ कार जो है वो अंदर से बिग है, कुछ कार्स जो है वो स्मॉल कार्स हैं। तो ये अब एक ग्रुप में भी आगे से कितनी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस हुए, ठीक है। कलर के लिहाज से फ़र्क आ गया, साइज़ के लिहाज से फ़र्क आ गया एक ग्रुप में। तो ऐसे बायोलॉजिस्ट भी जब एक ग्रुप की बात वो करते हैं तो उसके अंदर फिर वो मज़ीद सब ग्रुप्स बनाते हैं, अपनी आसानी के लिए ऐसा करते हैं ताकि उनको जो इतनी लार्ज डाइवर्सिटी है, लार्ज ऑर्गेनिजम्स है, उसको समराइज़ कर सकें, आसान लफ्ज़ों में उसको समराइज़ कर सकें, उसको अच्छे से देख सकें। तो ये मैंने आपको एक जनरल एग्जाम्पल दिया कि अगर हमारे पास एक ग्रुप हो तो हमने उसमें सब ग्रुप को कैसे देखना। जैसे ये ग्रुप था, मैंने कार ली, तो उसमें भी मज़ीद आगे कितनी चीज़ें आपके पास वेरिएशंस या फिर डिफरेंस रखती थी।
लेकिन मैं आपको मज़ीद इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देती हूँ और अब हम ले लेते हैं अपनी एक जर्नल एग्जाम्पल विच इज़ रेलिवेंट टू आवर सब्जेक्ट बायोलॉजी। अब मैं ज़रा अपने सब्जेक्ट की बात करते हैं बायोलॉजी की। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है कि एनिमल्स हैं, ठीक है ना, ग्रुप है एनिमल्स का। एनिमल्स में कोई एक एनिमल तो नहीं होगा ना। अगर हम अपनी बात करें, हम अपनी ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो हम भी तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है ना, ठीक है। हम भी एक क्या है, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के अंदर ही हम भी कंसिडर होते हैं। तो अब हमारे अंदर मैमल्स वो जानवर जिनकी बॉडी के ऊपर हेयर्स हों, ठीक है, वो सारे इसमें आ जाते हैं। बर्ड्स, परिंदे वगैरह। रेप्टाइल्स वो जो हमने पीछे आयात वाला चैप्टर 1 के अंदर जब पोर्शन देखा था, तो उसमें देखा था कि वो जो अपने पेट के बल चलते हैं, जिसमें स्नेक, लिजर्ड, ये छिपकली वगैरह ये सारा कुछ आ रहा होता है। तो अगर मैं अब इसमें से कह देती हूँ भाई मैंने जो सब ग्रुप है वो बर्ड्स जो है उसका एक सब ग्रुप देख लेते हैं। वही वाली बात, जैसे ट्वाइस में से कार को सिलेक्ट किया, यहाँ पे सारे ग्रुप में से बर्ड्स की बात की, तो बर्ड्स में भी आगे कोई एक थोड़ी बर्ड है, कितनी किस्म के बर्ड्स हैं। स्पैरोज हैं, ईगल्स हैं, क्रोज हैं, पैरिट, पिजन, ठीक है। हमारे पास ये जो चिड़िया वगैरह हो जाती है, उकाब, कव्वे, ठीक है, तोता और कबूतर वगैरह। तो बर्ड्स में भी कितनी वैरायटी आ गई हमारे पास। इसीलिए बायोलॉजिस्ट सब ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ जरा देखें, अब यहाँ से मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। जैसे कि ये क्या है, ये हमारे पास पैरिट है। अब पैरिट डिफरेंट है पिजन से, पिजन डिफरेंट है स्पैरो से, स्पैरो डिफरेंट है क्रो से, ठीक है ना। थोड़ी बहुत तो वेरिएशंस है कलर के लिहाज से, साइज़ के लिहाज से, ठीक है। ये स्पैरो देखें, स्पैरो जो है हमारे पास, ये जो स्पैरो है ये छोटी है एज़ कम्पेयर टू पिजन, एज़ कम्पेयर टू क्रो, एज़ कम्पेयर टू पैरिट। तो साइज़ का भी फ़र्क आ गया, कलर का भी फ़र्क आ गया। ये ग्रीन कलर के, तो ये थोड़ी ब्राउन, और जो हमारे पास है थोड़ी वाइट कलर की। इसी तरह अगर हम लोग बात करें उसकी ईगल की, तो ईगल भी तो कितनी, ईगल तो फिर सबसे साइज़ के लिहाज से बड़ी है। तो इस तरीके से अगर हम बर्ड्स की बात करें डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे बर्ड्स की बात करूँ, तो बर्ड्स में भी कितनी ज़्यादा वेरिएशंस हैं और एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। इसलिए बायोलॉजिस्ट जो है वो क्लासिफिकेशन कर देते हैं सिमिलैरिटीज़ की बेस पर, डिफरेंसेस की बेस पर, ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में। आई होप कि आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब ज़रा देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास ये साइड बॉक्स में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये आपने याद रखनी है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, या आपसे अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन इससे रेलिवेंट पूछ लिया जाए तो आपने उसको किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। तो जी स्टूडेंट्स जरा देख लेते हैं इसको, ये बॉक्स क्या हमें यहाँ पर फरमा रहा है हमसे। तो सम पीपल, कुछ लोग, डू नॉट रिस्पेक्ट बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी के रिस्पेक्ट नहीं करते हैं ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड आपके पास हमारी सॉइल है, या आप समझ लें हमारी ज़मीन है जिस पे हम रह रहे हैं, ठीक है, उसकी ना बायोडाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट नहीं करते कुछ लोग। डेट इज़ यूज़फुल, हालांकि कि वो उनके लिए यूज़फुल है, उनको फ़ायदा दे रही है, बट फिर भी जो लोग हैं वो इसको, इस बायोडाइवर्सिटी की जो है रिस्पेक्ट नहीं करते। इट इज़ यूज़फुल फॉर ह्यूमन्स, जबकि वो हम इंसानों के लिए तो यूज़फुल है ना, बट फिर भी कुछ लोग जो है वो बायोडाइवर्सिटी जो है इसको अहमियत नहीं देते हैं। रादर का मतलब होता है कि जबकि दे रिस्पेक्ट बायोडाइवर्सिटी, वो उस बायोडाइवर्सिटी के रिस्पेक्ट कर रहे हैं ऑन एस्थेटिक एंड मोरल ग्राउंड्स। एस्थेटिक का मतलब होता है ब्यूटीफुल, ठीक है, जिसकी या आप कह सकते हैं कि ब्यूटी विच इज़ रेलिवेंट टू ब्यूटी। और मोरल ग्राउंड्स का मतलब होता है कि अगर हम किसी चीज़ के अच्छे और बुरे पहलू को देखें, गुड और बैड्स किसी भी चीज़ के देखें, ठीक है, अच्छे और बुरे पहलू देखें, मोरल ग्राउंड्स अपनी ज़मीन पर। अब इस सब को हम अब आप, क्योंकि ये एक नई चीज़ आपके सिलेबस में ऐड हुई है, तो मैं ज़रा आसान लफ्ज़ों में आपको इसको समझाती हूँ किस तरीके से आप लोगों ने इसको भी अपने माइंड में जो है रखना है। अब थोड़ी से टाइम के लिए आप लोग अपने माइंड में अपना स्कूल कंसिडर कर लें, ठीक है। अभी आप ये समझे कि आप घर में नहीं हैं, आप अपने स्कूल के अंदर हैं, ठीक है, या स्कूल आप चले गए हैं, ठीक है। तो हमने कंसिडर कर लिया थोड़ी देर के लिए अपने माइंड में ये कॉन्सेप्ट, या कंसिडर कर ही लें आप कि ये क्या है, एक स्कूल है, आपका स्कूल समझ लेते हैं जिस स्कूल में आप लोग पढ़ते हैं। ये ठीक है, आपका स्कूल है, आप यहाँ डोर से एंटर हुए और स्कूल के अंदर चले जाते हैं। अब अंदर जाके क्या होता है, आप अपनी क्लासेस लेते हैं, ठीक है, थक जाते हैं। फिर थोड़ा सा टाइम आता है जब आपको हो जाती है ब्रेक, ठीक है, ब्रेक हो जाती है। ब्रेक में क्या, आप लोग थोड़ा अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ आते हैं, बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, कोई चीज़ लेते हैं कैंटीन से, वो खाते हैं, मतलब आपका थोड़ा सा अच्छा टाइम गुजर जाता है, ठीक है। अगर गर्मी है तो आप दरख्तों के साए के नीचे बैठते हैं, ठंडी ठंडी हवा चलती है, वो आप इंजॉय करते हैं। बर्ड्स उड़ते हैं, उनकी आवाज़ें सुनते हैं आप, ठीक है, उनकी जो सुरीली आवाज़ होते हैं वो आप लोग सुनते हैं, तो एंजॉय करते हैं आप लोग। आपने ये सारा कुछ कंसीडर करना है अपने माइंड में। तो क्या है डियर स्टूडेंट्स कि अगर हम लोग देखें तो आपके स्कूल में बेस्ट प्लेस जो आपको थोड़ा बहुत
अच्छा आपका मूड कर रही है, वो तो आपका ये गार्डन ही है ना, जिसमें आपके लिए झूले हैं, एक बेंच भी है बैठने के लिए, ठीक है, बेंच है आपके बैठने के लिए, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सीसा है, स्लाइड है, स्विंग है, तो ये सारे आपके पास झूले हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं ना, थोड़ा आप चिल माहौल है और थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग खा भी रहे हैं, अच्छे से बैठ रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। अब क्या है कि ये ग्राउंड आपके लिए मेरी नज़र में या आपकी नज़र में तो फिर स्कूल में सबसे बेस्ट प्लेस है, अच्छा फील कर रहे हैं आप लोग इस जगह पर, कोई बर्डन टेंशन नहीं है। आपके जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं या प्रिंसिपल हैं, हर हिज हिम जो भी है, तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अब हम जो इस ग्राउंड है, ठीक है, जो आपका ये प्ले ग्राउंड है या आपका जो गार्डन बना हुआ है स्कूल का, इसको ख़त्म कर देते हैं और इसकी जगह हम कुछ रूम्स बना देते हैं, कोई बिल्डिंग, कुछ और मज़ीद कमरे हम यहाँ पे बना देते हैं, क्लासरूम्स बना देते हैं। तो अब स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास एक गार्डन बना हुआ है, ठीक है, आपका यह प्ले ग्राउंड बना हुआ है, ये तो इंतहाई खूबसूरत जगह है, आपको इसमें अच्छा लग रहा है बैठ कर, और आपके प्रिंसिपल कह रहे हैं इसको ख़त्म कर देते हैं। तो इस लाइन को ज़रा यहाँ से हम रिलेट करते हैं कि सम पीपल डोंट रिस्पेक्ट बायोडाइवर्सिटी है ना, इसमें सब कुछ है, सूरज है, बादल हैं, दरख्त हैं, ठीक है, हमारे पास क्या है, ग्रास है, फ्लावर्स हैं, सीसा है, स्विंग है, स्लाइड है, ये इंसेक्ट है, ग्रास है, फ्लावर, बटरफ्लाई, बेंच, ईच एंड एवरीथिंग आपके लिए यहाँ पर है। कितनी तरह से आपको ये फ़ायदा दे रहा है। और आपके कुछ लोग जो हैं, कुछ लोगों से मुराद आप कंसिडर कर लें थोड़ी देर के लिए अपना आपका प्रिंसिपल, तो आपके जो प्रिंसिपल साहिब हैं वो कहते हैं भाई हमें तो यहाँ कमरों की ज़रूरत है और बायोडाइवर्सिटी जो है या ये जो है इसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, यहाँ पे नई बिल्डिंग बना देते हैं। तो ये तो इट इज़ यूज़फुल फॉर वुमेन्स ना, आपके लिए तो यूज़फुल था, आपको साया दे रहा है, अच्छी बहुत कुछ आपको यहाँ से मिल रहा है। एक तरह से तो हमारे लिए क्या है या आपके लिए क्या है, ये हमारे लिए यूज़फुल है ना, इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे बायोडाइवर्सिटी की और इसको कह रहे हैं अभी ख़त्म कर देते हैं। जबकि इसके बरक्स हालांकि ऐसा भी है, कुछ लोग दे रिस्पेक्ट बायोडाइवर्सिटी। अब जो रिस्पेक्ट कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी की वो आप ही हैं डियर स्टूडेंट्स, वो आप ही हैं जो इसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ऑन एस्थेटिक ब्यूटी, आप ब्यूटी को देख रहे हैं ना, यहाँ पे तो हर चीज़ है, सूरज, बादल, दरख्त, इतना सब कुछ इतना प्यारा, तो आप इसकी ब्यूटी को देख रहे हैं, ठीक है, इसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ब्यूटी, सिर्फ ब्यूटी खूबसूरती को देख के रिस्पेक्ट कर रहे हैं। एंड मोरल ग्राउंड्स, और मोरल ग्राउंड्स का है कि आपको फिर यहाँ के अच्छे बुरे का भी फ़ायदा है कि ये दरख्त है, ठीक है, ये दरख्त है, ये यहाँ पर हमारे पास क्या है, परिंदे हैं, तो वो भी रहते हैं, उनका घोंसला ख़राब हो जाएगा, हमें ये ऑक्सीजन दे रहे हैं दरख्त जो है, हमारा वो सोर्स भी ख़त्म हो जाएगा। तो आप हर चीज़ देख रहे हैं ना, इसमें हर चीज़ आप लोग देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप ऑन एस्थेटिक बेसिस, ऑन मोरल ग्राउंड्स इसको देख रहे हैं। लेकिन कुछ लोग बायोडाइवर्सिटी की अहमियत नहीं करते, हालांकि वो यूज़फुल होते हैं। तो आई होप सो आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने भी बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए ये बनाया है। आई होप सो कि आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब एम क्या होता है, कोई भी गोल होता है ना, जैसे हम लोग कहते हैं या आप कहते होंगे कि ये मेरा एम है, या मैंने बड़े होकर डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने प्रोफेसर बनना है, लेक्चरर बनना है, टीचर बनना है, व्हाटएवर, मैंने आर्मी में जाना है। तो हर किसी का एम होता है, एक मकसद होता है, गोल होता है, तभी ज़िंदगी गुजारना हमारे लिए आसान होता है। तो हम लोग देखेंगे कि अब बट हमने अपने एम्स की बात नहीं करनी, हमने इसमें बात करनी है एम्स की बायोडाइवर्सिटी के, या हमारे जो बायोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके क्या एम्स थे, उनके क्या मकासद थे, कैसे उन्होंने इस सब चीज़ों को हमारे लिए या अपने लिए आसान किया। तो हम इसमें वो सब कुछ देखेंगे। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें तो आप लोगों ने इन पॉइंट्स को ना, ये जो 2 पॉइंट्स है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ही करना है, क्योंकि हमारे पास इसमें से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन ही आएंगे। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, डेफिनेशन, एमसीक्यूज, साइड बॉक्स वगैरह, ठीक है, इसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपने देखना है। तो अगर हम लोग बात करें ना द मेन एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, अब क्लासिफिकेशन के मेन एम्स हमारे पास क्या होते हैं, तो वो ज़रा देख लेते हैं। टू डिटरमाइन, मालूम करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, फाइंड आउट करते हैं, तलाश करते हैं सिमिलैरिटीज़ को एंड डिफरेंसेस को अमंग ऑर्गेनिजम्स, और किसी भी ऑर्गेनिज्म के दरमियान, सो डैट दे कैन बी स्टडीड ईजिली, ताकि उनके लिए स्टडी करना ईजी हो जाए। अब सिमिलैरिटीज़, डिफरेंसेस किस बेस पर, ये मैं आपको ऊपर अच्छे से एग्जाम्पल से क्लियर करके आ चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट ये था, पॉइंट ए, पॉइंट बी ये है कि टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिजम्स। अब इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो हमारे पास एवोल्यूशनरी होता है रिलेशनशिप, उसको देखना। अब एवोल्यूशन का मतलब होता है इर्तिका, ठीक है, इसका अगर हम देखें ना उर्दू में मतलब, तो वो होता है इर्तिका। किस तरीके से कि अब वो एवोल्यूशन जो होती है हमारी, उसका रिलेशन जो शिप है हमारे पास और विद ऑर्गेनिजम्स, अमंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, अमंग ऑर्गेनिजम्स जो हमारे पास ये एक रिलेशनशिप है, इसको वो किस तरीके से देखना कि अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये बात भी तो आती है कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं
हमारे हमारे जो एवोल्यूशन है वो मंकीज से चिंपैंजी, बायो की लैंग्वेज में ना उसको चिंपैंजी कहते हैं, ठीक है। हम जो है ह्यूमन बीइंग्स और चिंपैंजी के साथ हमारी कहते हैं कि हमारी एवोल्यूशन, हमारा इर्तका एक है। अगर हम बात करें किसकी, पिजन्स की बात करें और स्पैरोस की बात करें, तो कहते हैं कि इनका भी इर्तका एक है। अब ये एक एवोल्यूशन है, ठीक है, ये लोगों का एक ख्याल है। कोई, अब आप ये ना समझ लीजिएगा कि मैं आपको मतलब कोई, हम इसको ऑथेंटिक बात नहीं समझ सकते, ठीक है। ऐसे ही मतलब ये एक एवोल्यूशन समझी जाती है, एक इर्तका समझा जाता है कि हम जो इंसान हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स है, हमारा इर्तका चिंपैंजी मंकी से हुआ है। जो हमारे पास ये पिजन्स वगैरह स्पैरोज़ हैं, इनका भी कोई ना कोई कनेक्शन, कोई ना कोई रिलेशन है। किस तरीके से कि अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो ये मेरे पास क्या है, स्पैरो है और ये क्या है, पिजन है, ठीक है ना। ये क्या है, मेरे पास स्पैरो है और ये पिजन है। अब देखें तो इनकी बीक, इनके पर, इनकी 2 टाँगें, ठीक है। भाई हमारे साथ तो मिलने से रहे ना, हमारी जो हमारे साथ तो मिलते नहीं है, लेकिन इन दोनों की आपस में तो सिमिलैरिटीज़ नज़र आ रही होंगी ना आपको। इसकी 2 टाँगें, इसकी 2 टाँगें, ठीक है। इसकी आप लोग देख सकते हैं अब इनके उड़ने वाली, इनका फ्लाई किस तरीके से ये लोग करते हैं। उसके साथ ही हम कह सकते हैं कि इनकी बीक, सब कुछ मतलब काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है, लाइक सेम लाइक ह्यूमन बीइंग्स एंड चिंपैंजीज। इस तरीके से बायोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने कहा कि कोई ना कोई ऑर्गेनिजम्स का आपस में एवोल्यूशनरी जो हम कह सकते हैं एक रिलेशनशिप है वो हो सकता है। नेक्स्ट पेज पर आ जाएं। बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। वही बात, किस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर फिजिकल करेक्टर्स। अब फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या होती है, फिजिकल जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये बेसिकली हमारी बॉडी से रेलिवेंट होती हैं। हमारी, हम इसमें हम अपने अपने थॉट्स, अपने ख्यालात कह सकते हैं, हमारी फीलिंग्स, ठीक है, हमारी बॉडी से रेलिवेंट जो चीज़ें हैं उनको हम कह सकते हैं, ठीक है। हमारा आई कलर, ठीक है, वो बेसिकली उनमें ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ना ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ की बेस पर। इन रिसेंट टाइम, अगर हम पुराने, रिसेंट टाइम का मतलब होता है अगर हम पुराने वक्तों की बात करें ना, पुराने वक्तों की 18-19 की बात करें, 18वीं 19वीं सदी की अगर हम लोग बात करें, तो उसमें हमारे पास क्या होता था कि जो दे आल्सो टेक हेल्प फ्रॉम जेनेटिक्स। जो हमारे बायोलॉजिस्ट होते थे वो जेनेटिक्स से क्या लेते थे, हमारे पास जेनेटिक्स से हेल्प लेते थे। जेनेटिक्स अब क्या होती है, जेनेटिक्स हमारी होती है इनहेरिटेंस, ठीक है, जिसपे हमारी विरासत हम इसको कह सकते हैं। दे फाइंड द जेनेटिक सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स। वो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस देखते थे जेनेटिकली। मतलब जेनेटिकली कैसे देखते थे कि अगर हम एक ऑर्गेनिज्म की बात कर लें, अपनी, या मैं अपनी बात कर लूँ, तो क्या होता है कि जो हमारे घर वाले या कोई भी हमें बाहर का बंदा देखे तो वो ये ऐसे कमेंट कर रहा होता है कि आपका जो हम कह सकते हैं आई कलर या स्किन कलर या हाइट, कोई भी चीज़ है वो अपने पेरेंट्स से मैच करती है या फैमिली के मेंबर से मैच करती है, तो वो क्या आती है फिर वहाँ पर जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट आता है, इनहेरिटेंस का आता है। भाई ये चीज़ तो विरासती है, ठीक है। जैसे मतलब किसी हम मतलब जैसे आपको देखा कि हमारे पास कलर, हाइट, इस तरीके से एग्जाम्पल आ जाती हैं, तो वो फिर हम रिलेट कर रहे होते हैं कि ये या किसी की शक्ल है तो ये अपने फादर पे गया है, या ये बच्ची है तो ये अपनी मदर पर गई है। तो इस तरीके से हम लोग वो चीज़ें देख रहे होते हैं हम अपनी डेली लाइफ में भी। तो इस तरीके से बायोलॉजिस्ट भी थे, वो जेनेटिकली सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को अमंग द ऑर्गेनिजम्स क्लासीफाई करते थे। देन दे यूज़ दिस इंफॉर्मेशन, फिर वो इस इंफॉर्मेशन को, इन मालूमात को इस्तेमाल करते थे। क्यों? टू नो, जानने के लिए सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस। देखा ना, वही बात, सिमिलैरिटीज़ डिफरेंसेस बार बार यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ। इसलिए मैंने शुरू में आपका क्लियर कर दिया था कि आपको अच्छे से फ़र्क समझ आ जाए, और अब आई होप कि आपको अब तक आ भी गया होगा, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। इन देयर स्ट्रक्चर्स, उनकी साख्त में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। स्ट्रक्चर यही होता है ना, हमारा पूरा, अगर हम अपनी बात करें ना, तो हमारा पूरा ढांचा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, कि उनके स्ट्रक्चर में किस तरह, जैसे मैंने कहा ना कि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो चिंपैंजीज से मिलता है, पिजन और स्पैरो का आपस में स्ट्रक्चर मिलता है। उनके ढांचे जो है, एक शेप जो है, एक मॉर्फ, जैसे हमने पढ़ा था ना पीछे बायो में, हमने ब्रांच पढ़ी थी, ठीक है। तो उसमें उस तरीके से आपने देखना है कि उनका स्ट्रक्चर किस तरीके से, उनमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हैं, एंड फंक्शंस, और फंक्शन के लिहाज से, ठीक है, और फंक्शन के लिहाज से क्या है, किस तरीके से हमारे पास क्या है, सिमिलैरिटीज़ हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन के, क्लासिफिकेशन के हमारे पास जो है वो क्या क्या हमारे क्या होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें एडवांटेजेस की, तो उसके बाद आपका जो सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है एम्स के बाद, वो आपके पास क्या है, आपके एडवांटेजेस हैं। क्लासिफिकेशन अलाउज बायोलॉजिस्ट, क्लासिफिकेशन अलाउ का मतलब होता है इजाज़त देना, ठीक है। अलाउ, बायोलॉजिस्ट को क्लासिफिकेशन अलाउ करती है टू ग्रुप सिमिलर ऑर्गेनिजम्स के, सिमिलर ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप बनाए, टुगेदर उनको इकट्ठा करे, मेकिंग इट ईजियर टू आइडेंटिफाई, फिर क्या हो जाए, आसान हो जाए, ईजी हो जाए, क्या चीज़ करना, टू आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाई वही मतलब उनको जानना, रिकॉग्नाइज़ करना, अंडरस्टैंड करना, ठीक है, वही बात है। अंडरस्टैंड देयर करैक्टरिस्टिक्स, उनकी खसूसियात को अंडरस्टैंड करना, उनको आइडेंटिफाई करना बायोलॉजिस्ट के लिए आसान हो जाए, ईज़ियर हो जाए, इसलिए बायोलॉजिस्ट जो है वो अलाउ करते हैं क्लासिफिकेशन को इन ग्रुप्स और किस में सिमिलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है, उनको इकट्ठे करते हैं। किस चीज़ को, रिलेशनशिप्स वगैरह को, ठीक है, उनमें किस तरीके से रिलेशनशिप है, ताल्लुकात वगैरह हैं, एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, और उनकी जो इर्तिका की तारीख है वो उनमें आपस में ऑर्गेनिजम्स में किस तरीके से मिलती है। जैसे कि पिजन और स्पैरो की बात कर लें तो उनकी अगर हम लोग बात करें एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की, वो कैसे मिलती है, क्या उनका कोई रिलेशन था एवोल्यूशन के अंदर पीछे। अगर हम बात करें इन रिसेंट टाइम्स की, तो वो देखते हैं बायोलॉजिस्ट इसके अंदर, और इट हेल्प्स अस। और फिर ये सारा जो है, ये सारी चीज़ें जो है उनकी हिस्ट्री, एवोल्यूशनरी, उनके जो है रिलेशनशिप्स, ठीक है, उनकी करैक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं अंडरस्टैंड करने में, समझने में। द वास्ट वास्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, कुशादा। डाइवर्सिटी हमारे पास वैरायटी होती है, बहुत सारी इकसाम होती है, काइंड्स होती हैं, किसकी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। कहाँ पर, ऑन अर्थ, ज़मीन पर। तो ये आप लोगों के पास पहली क्या थी, करैक्टरिस्टिक थी, इसको देखा आप लोगों ने। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क। अब जो क्लासिफिकेशन है ना, वही डिवीजन जो है किसी भी चीज़ की, वो प्रोवाइड करती है, मुहैया करती है किस चीज़ को, एक फ्रेमवर्क। और फ्रेमवर्क क्या होता है, फ्रेमवर्क आपके पास, आप समझ लें, कोई भी आउटलाइन होती है, गाइडलाइन होती है। जैसे कि आपके अगर आप स्कूल में तो मुझे नहीं पता, बट जब आप कॉलेज में जाते हैं तो होता होगा आपके में भी स्कूल में ऐसा हो कि आपके जो स्कूल में एक आपकी क्लास में, स्कूल में आपकी क्लास में जो आपका मॉनिटर होता है या आपकी जो कोऑर्डिनेटर होता है, तो उसको एक जो आपके जो भी इंचार्ज होता है, आपकी क्लास इंचार्ज या आपके जो प्रिंसिपल होते हैं या प्रिंसिपल होती हैं, तो वो उनको एक आउटलाइन दे देते हैं कि आपके पूरे मंथ का या ये सिलेबस है, ये आपका इतने टाइम में कवर होना चाहिए, फिर आपका एग्जाम होगा। तो ये इसी तरीके से बायोलॉजिस्ट जो क्लासिफिकेशन है ना, ये बायोलॉजिस्ट को भी एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, ताकि उनके लिए स्टडिंग करना और कंपेयरिंग करना, डिफरेंट स्पीशीज़ को पढ़ना, उनको कंपेयर करना आसान हो जाए। तो ज़रूरी नहीं है आपने एडवांटेजेस में मुश्किल करने हैं, जो आपको छोटे छोटे लग रहे हैं, आप कोई 3-4 पॉइंट इसमें से अपनी मर्जी के कर सकते हैं। इट एक्सप्लेन्स द इंटर रिलेशनशिप अमंगस्ट द वेरियस ऑर्गेनिजम्स। फिर ये एक्सप्लेन करती है कि इसको इंटर रिलेशनशिप को अमंगस्ट द वेरियस ऑर्गेनिजम्स के, अमंगस्ट का मतलब होता है वेरियस ऑर्गेनिजम्स के जो दरमियान एक इंटर रिलेशनशिप होता है। अब ये मैं आपको समझा देती हूँ ये क्या चीज़ होती है, ये भी आप लोगों के लिए एक नई चीज़ है। इंटर रिलेशनशिप को ज़रा देख लेते हैं। अब आपने इसको कैसे समझना है कि ये एक क्या है, ये एक आंट है, ठीक है, ये एक हमारे पास क्या है, ये एक आंट है, एक चींटी है, और ये एक क्या है, एक फ्लावर हमारे पास आंट है। इसको ज़रूरत होती है फ्लावर की नेक्टर लेने के लिए, फ्लावर ये इनसे आकर रस चूसने के लिए। जैसे अगर आप लेट्स सपोज आप माइंड में कॉन्सेप्ट एक समझने के लिए थोड़ी सी देर के लिए सपोज करें कि ये एक क्या है, एक शहद की मक्खी है, ये यहाँ से जाएगी फ्लावर के पास से रस लेकर आएगी, और वो रस फिर शहद में चेंज हो जाएगा, और जो हम हनी जो यूज़ भी कर रहे होते हैं, हनी, ठीक है, जो हमें बीज वगैरह से मिलता है, इन शहद की मक्खियों से मिलता है। तो फिर क्या है कि चींटी को भी तो ज़रूरत है ना फ्लावर की नेक्टर लेने के लिए, बट सिर्फ चींटी को फ्लावर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस फ्लावर को इस चींटी की भी ज़रूरत है। कैसे, जब ये चींटी इस फ्लावर पर आएगी, लेट्स सपोज ये इसके क्या है, पोलन ग्रेन्स हैं, तो क्या पता ये इसके, ये जो चींटी की जो लेग्स हैं छोटी छोटी, इनके साथ ये अटक जाए या इनके साथ लग जाए या इनकी वजह से नीचे गिर जाए, तो वहाँ पे एक नया पौधा लग जाए। तो दोनों में एक आपको नज़र आया होगा रिलेशनशिप, किस तरीके से दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल से क्लियर, जैसे कि ठीक है ना, ये हमारे पास प्लांट है और ये इंसेक्ट है, इस तरीके से इनका रिलेशनशिप, आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। लेकिन एक और एग्जाम्पल आपको बताती हूँ कि अब हम बात करते हैं अपनी ह्यूमन बींग्स, हम अपनी बात कर लेते हैं, साथ में ट्रीज़ की बात कर लेते हैं। तो लेट्स सपोज इधर मैं ट्रीज़ रख देती हूँ, इधर में हम ह्यूमन बींग्स को कंसिडर करें। तो अब क्या होगा कि अगर मैं बात करूं ह्यूमन बींग्स की, तो हमें ज़रूरत है ना, मतलब ये ट्रीज़ हैं, हम इस हाथ पे ह्यूमन बींग्स हैं। तो अब मैं अपनी बात करती हूँ, हम ह्यूमन बींग्स को इन ट्रीज़ की ज़रूरत है ना, बिल्कुल ज़रूरत है। हमें कार्बन, हमें जो है ये ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, हमें ऑक्सीजन देते हैं, और क्या है कि हमारी हवा को साफ़ करते हैं, पोल्यूशन वगैरह को कम करते हैं, आलूदगी को कम करते हैं। बट सिर्फ हमें तो प्लांट्स की ज़रूरत नहीं है ना, प्लांट्स को भी तो हमारी ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हम ही तो प्लांट्स को लगाते हैं, वो खुद तो नहीं लग सकते ना, ठीक है, खुद तो नहीं प्लांट्स लग सकते। तो फिर इस तरीके से दोनों में क्या है, इस तरीके से एक इंटर रिलेशनशिप है, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। चाहे हम प्लांट्स की बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, फ्लावर्स की बात करें, बीज की बात करें, तो ऐसे एक हम कह सकते हैं एक रिलेशन जो हमारे पास है वो क्रिएट होता है अमंग द वेरियस ऑर्गेनिजम्स। मैंने आपको 2 की एग्जाम्पल दी। इस तरह मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक हमारे पास एक बन जाता है रिलेशन, और उसको इस तरीके से देखते हैं, जिसको हम कहते हैं इंटर रिलेशनशिप। तो अगर हम पॉइंट नंबर इसके
की बात करें 4 की, तो इट हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़ की आइडेंटिफिकेशन, उनको आइडेंटिफाई करना, तलाश करना कि अब कोई नई स्पीशी है वो आइडेंटिफाई होगी है, ये हेल्प करती है। कौन हेल्प करता है? क्लासिफिकेशन। हमारा आज का टॉपिक भी क्लासिफिकेशन था, हर चीज़ में क्लासिफिकेशन कुछ में हेल्पफुल है, ठीक है। कुछ चीज़ें फिर क्लासिफिकेशन को करने में हेल्पफुल हैं, उन चीज़ों की डिवीजन करने में, एंड इन अंडरस्टैंडिंग और समझने में देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, और उनके जो इर्तका के जो हमारे पास हैं रिलेशन वगैरह, उनको अंडरस्टैंड करने में, समझने में भी ये हमारी हेल्पफुल हैं। उसके बाद हेल्पफुल है हमारे पास क्लासिफिकेशन। उसके बाद है कि क्लासिफिकेशन जो है ये प्रोवाइड करती है हमें अ कॉमन लैंग्वेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे भी यूज़ होगा, अच्छे से यहीं पे क्लियर करते हैं आपका ये वाला कॉन्सेप्ट कि जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है ये प्रोवाइड करती है, मुहैया करती है कॉमन लैंग्वेज। कॉमन हम कहते हैं ना, वैसे भी जर्नल देख ले भाई, ये चीज़ बड़ी कॉमन हो गई है, ये तो बड़ी इन हो गई है, आम हो गई है, दूसरे ज़बान में आम हो गई है, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये एक आम लैंग्वेज ज़बान प्रोवाइड करती है, लेकिन हमारे लिए नहीं, बायोलॉजिस्ट के लिए, ठीक है। बायोलॉजिस्ट के लिए एक कॉमन लैंग्वेज प्रोवाइड करती है अराउंड द वर्ल्ड, पूरी की पूरी जो हम कह सकते हैं कुल कायनात या होल वर्ल्ड के अंदर ये क्लासिफिकेशन एक आम लैंग्वेज बायोलॉजिस्ट के लिए, फॉर बायोलॉजिस्ट के लिए क्या करती है? मुहैया करती है, या आप कह सकते हैं कि प्रोवाइड करती है। किस तरीके से? इनेबलिंग का मतलब होता है कि कुछ भी जो चीज़ है अगर आप वो करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब टू डू समथिंग, तो हमारे पास इनेबलिंग का मतलब हो गया टू डू समथिंग, कुछ करना। इफेक्टिव का मतलब होता है कामयाब, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कम्युनिकेशन, हम कह सकते हैं हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, ठीक है, आइडियाज़ वगैरह। इन द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी के लिए जो हम कह सकते हैं कि हमारी एक कामयाब हमारे आइडियाज़ हैं, ठीक है, उनको स्टडी करना। और क्लासिफिकेशन जो है ये प्रोवाइड करती है एक कॉमन लैंग्वेज। किस तरीके से वैसे कॉमन लैंग्वेज प्रोवाइड करती है ये मैं आपको बता देती हूँ डियर स्टूडेंट्स। या अगर हम लोग बात करें ना, अगर मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, अब मेरे पास, अब लेट्स सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं अनियन की, प्याज की। तो अब कुछ इलाके, अगर हम अपने जस्ट अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करें ना, तो कोई बंदे आप देखते होंगे, कोई कहते होंगे बसल, कोई कहते होंगे वसल, कोई कहते होंगे गंडा, ठीक है, कोई प्याज, और इंग्लिश में अनियन, ऑनियन, इस तरीके से हम कह रहे होते हैं। लेकिन बायोलॉजिस्ट नहीं जानते गंडा, बसल, वसल ये सब कुछ क्या होता है, वो सिर्फ जानते हैं एलियम सीपा, ठीक है। अब यहाँ ज़रूरत नहीं है तो हम बाद में इसको जब इसी चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बता दूंगी वो इसको क्या कहते हैं, एलियम सीपा। उनके लिए बस एक ही नाम है, वो चाहे पाकिस्तान में है चाहे दुनिया के किसी भी कोने में है, बायोलॉजिस्ट जो हैं वो, उनकी जो डिमांड होगी, जब उनको इस चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो जस्ट क्या कहेंगे, एलियम सीपा चाहिए। वो ये नहीं कहेंगे हमें प्याज चाहिए या अनियन चाहिए या जो भी बसल या वसल या गंडा, ठीक है, ये सब कुछ। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन जो है वो उनको एक कॉमन लैंग्वेज, उनकी बस एक ही ज़बान है। अब ऐसा होता था ना कि शुरू में जब वो दूसरे इलाके में आके उनके लिए क्योंकि हर ज़बान जो है ना इलाके की वेरी करती है, लेकिन फिर बायोलॉजिस्ट ने अपनी आसानी के लिए कॉमन लैंग्वेज को अडॉप्ट। ओवरऑल का मतलब है अगर हम इस पूरे टॉपिक को, क्लासिफिकेशन को, हमने इसके एडवांटेजेस देखे, इसके एम्स, मकासद देखे और क्लासिफिकेशन देखी, तो अगर हम इस सारे को इसका ओवरऑल इसको समराइज़ करें तो हमारे पास क्या इसका नतीजा निकलता है, इसको 2 लाइन्स में बताया गया, यहाँ पर बयान किया गया है। तो इससे पहले डियर स्टूडेंट्स के हमारे इस चैनल पर लर्न विद आसफा पर आपको डिफरेंट टीचर्स जो है वो हर सब्जेक्ट पर पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमारे पास मैथ्स वगैरह, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, आपके जितने भी हमारे पास जो 2025 की जो हमारे पास नया सिलेबस आया है, जिस तरीके से मैं आपको बायो पढ़ा रही हूँ, तो इस तरह हमारे डिफरेंट टीचर्स जो हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अच्छे से इसी तरीके से अपने लेक्चर्स को तैयार करते रहें और पढ़ते रहें और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहें। तो अगर हम इसकी बात करें ओवरऑल, क्लासिफिकेशन क्रूशियल फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग का मतलब है समझ बूझ के लिए, हमारे समझने के लिए क्लासिफिकेशन जो है वो एक क्रूशियल, एक अहम रोल प्ले कर रही है ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। पूरी इस कुदरती दुनिया की समझ बूझ के लिए क्लासिफिकेशन एक अहम रोल प्ले कर रही है, क्रूशियल रोल प्ले करती है। एंड फॉर द कंजर्वेशन, और कंजर्वेशन का मतलब होता है, ठीक है, कंजर्वेशन का हमारे पास क्या मतलब होता है कि महफूज, ठीक है। क्रूशियल मीन्स अहम, इम्पोर्टेंट। तो इसके लिए क्या है कि उसको कंजर्व करने के लिए, कंजर्वेशन, महफूज रखने के लिए। एंड मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अच्छे से मैनेज करना, प्लान करना। जैसे कि आपके स्कूल में एक हमारे पास क्या होता है, एक प्रिंसिपल होता है, तो वो एक स्कूल को अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो यहाँ पे जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको हमारे पास जो बायोलॉजिस्ट हैं वो अच्छे से उसको कंजर्व करें, उसको मैनेज करें और उसको अंडरस्टैंड करें, तो उसमें क्लासिफिकेशन क्रूशियल रोल प्ले कर रही होती है। आई होप सो आज का लेक्चर आपको पसंद भी आया होगा, आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव भी रहा होगा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी एफर्ट्स के साथ, दिल के साथ, मेहनत के साथ आपको ये लेक्चर समझाया है ताकि आपका
जो है सारे कॉन्सेप्ट आपके जो हैं वो क्लियर हो जाएँ, और हर लफ्ज़ जो यहाँ पे मुश्किल लफ्ज़ आए थे उनके मीनिंग भी लिखे हैं, उनका मतलब भी आपको समझाया है, आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनने हैं वो भी बताए हैं। उसके साथ-साथ क्या है कि जो आप लोगों के एमसीक्यूज़ आने हैं वो भी बताए हैं। तो आई होप सो कि आज का लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी अहम रहा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।